हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था साइंस सब्जेक्ट से क्लास 7 के लिए एनसीईआरटी सब्जेक्ट एनसीईआरटी बोर्ड से चैप्टर फर्स्ट हमारा था पादपों में पोषण, जो हमने 1.1 कंप्लीट कर चुके थे। अब आज हम पढ़ेंगे 1.2 प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। लास्ट वीडियो में हमने ये सीखा था कि पादपों में पोषण कैसे आता है और पोषण क्या होता है, पादप क्या होते हैं। मैं एक बार रिवाइज आपको कर देती हूँ ताकि आप जब नेक्स्ट पॉइंट पढ़े तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाए। हमने सबसे पहले पढ़ा था कि हमें कोई भी जीव इस पृथ्वी पे जो भी जंतु रहते हैं वो उन्हें अपने शरीर को या अपने आप में ग्रो करने के लिए किसी ना किसी पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो इसमें हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि कौन किस पर डिपेंड है और किस पर डिपेंड नहीं है, और सेकंड थिंग पादप किसे कहते हैं और पोषण क्या होते हैं, और पोषण हमें क्या क्या चाहिए होता है जिससे हम अपने आप को ग्रो कर सके या कोई भी सजीव इस दुनिया में रहने के लिए ग्रो कर सके। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, ये सभी तरह के हमने घटक पढ़े थे जो पोषक तत्व कहलाते हैं, जो कि पोषक होते हैं। और सेकंड थिंग हमने ये पढ़ी थी कि पादप मीन्स पौधे जो कि अपना भोजन खुद बनाते हैं, वो किसी पर डिपेंड नहीं रहते हैं। जिस तरह से मानव या मनुष्य और जीव जंतु पौधों पर डिपेंड रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसी तरह वो कहलाते हैं विषमपोषी, क्योंकि वो किसी और पर डिपेंड है, इसीलिए उन्हें विषमपोषी कहा जाता है। लेकिन पौधे जो होते हैं वो सूर्य प्रकाश में और जल की सहायता से और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसीलिए वो कहलाते हैं स्वपोषी। स्वपोषी मीन्स खुद अपना, स्व मीन्स अपना, इसीलिए इसे कहा जाता है स्वपोषी। अपना पोषण खुद ही तैयार करते हैं, इसीलिए उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। और जो भोजन दूसरों पर डिपेंड होकर तैयार किया जाता है, बनाया जाता है, वो होते हैं विषमपोषी। तो हम और जो जीव जंतु होते हैं और मानव जो होते हैं वो विषमपोषी में आते हैं। यहाँ तक आप सबको क्लियर हो चुका है आई थिंक। अब मैं आपको प्रकाश संश्लेषण वाली क्रिया बताऊंगी। प्रकाश संश्लेषण, अब प्रकाश तो आपको पता है, प्रकाश में लाइट, उजाला, जो हमें कहाँ से मिलता है, ऑब्वियसली हमें सूरज से मिलता है, ठीक है, जो कि हमें और हमारे लिए और हमारे जैसे जो पृथ्वी पर रह रहे हैं जीव जंतु और पेड़ पौधों सभी के लिए आवश्यक है। जितना हमारे लिए ज़रूरी है उतना ही पेड़ पौधों के लिए और जीव जंतुओं के लिए आवश्यक होता है सूर्य का प्रकाश। अब हमें यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम कैसे होगा। मतलब संश्लेषण करना मीन्स, प्रकाश संश्लेषण मीन्स प्रकाश से को संश्लेषित करना, अपने आप में लेना, ग्रहण करना, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। तो जो पादप होते हैं या जो पेड़ पौधे होते हैं वो खाद्य संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे तैयार करते हैं। खाद्य संश्लेषण, खाद्य मीन्स भोजन, अपना भोजन कैसे प्रकाश संश्लेषण की सहायता से बनाते हैं पेड़ पौधे। अभी हमने पढ़ लिया था कि पेड़ पौधों को जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके अलावा हमें प्रकाश की भी आवश्यकता होगी। अगर हम किसी पेड़ को रूम के अंदर सोचते हैं कि रूम के अंदर रख देंगे और उसे पानी भी देंगे, उसे मिट्टी में भी लगा देंगे, अच्छी खाद भी दे देंगे, लेकिन अगर आप उसे सूरज की रोशनी नहीं देंगे तो वो बेचारा मुरझा जाएगा। इसी तरह हमें भी प्रकाश की रोशनी नहीं मिलेगी, और प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलता है। तो विटामिन डी अगर हमें कोई एक पोषण नहीं मिलेगा, एक खनिज नहीं मिलेगा, तो उससे क्या होगा कि हमें कहीं ना कहीं हमारे शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। उसी तरह पेड़ पौधों के लिए भी आवश्यक होता है प्रकाश संश्लेषण, जो कि पौधों को जिंदा रखता है। सबसे मतलब एक बोलने के लिए, मतलब एक बात आपको बताने के लिए, आप ताकि उसको समझ सकें इन शॉर्ट। तो यहाँ पर देखिए, पत्तियाँ पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ है। ये एक बात कहना चाह रहे हैं कि जो पत्तियाँ होती है वो पेड़ पौधों की खाद्य फैक्ट्रियाँ है। कैसे, अब आगे पढ़ते हैं। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुँचने चाहिए। सभी कच्चे पदार्थ जैसे मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। जो मृदा में उपस्थित जल है, मिट्टी में जो जल और खनिज लवण होते हैं वो कैसे अवशोषित किए जाते हैं, जड़ के द्वारा। जो पौधे का जड़ होता है, पेड़ पौधों की जड़ें होती है, वो खनिज और जल
किससे अवशोषित करता है? जड़ों की सहायता से। जो जड़ें होती है उनका यही काम होता है पौधों मिट्टी से खनिज और जल ग्रहण करना, तथा तने के माध्यम से। अब जो पेड़ का तना होता है, ऊपरी हिस्सा, उसके माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। और ये जो जल है, जल और खनिज ऊपर तक कैसे पहुंचता है? वो तने के माध्यम से ऊपर तक पहुंचता है। मैं एक आपको पिक्चर शो करवाती हूँ। यहाँ पर देखिए, जहाँ यहाँ पर दिया हुआ है चित्र में कि यहाँ पर मिट्टी है, वो जो जड़ है मिट्टी में अंदर है। अब इसमें पानी भी होगा, इस मिट्टी में थोड़ी नमी भी होगी उस मिट्टी में। अगर मिट्टी में नमी नहीं होती तो ये पेड़ इतना अच्छा नहीं दिखाई देता, हमें शायद मुरझा जाता। इसीलिए इस मिट्टी में पानी भी है और खनिज भी है, जो इस जड़ के माध्यम से ऊपर की तरफ तने में जाता है और तने के माध्यम से पत्तियों में जाता है। इस तरह से इसमें यही बताया गया है। अब आगे बोला गया है कि पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा, मतलब पत्ती की जो सतह होती है, आप किसी दिन पत्ती लेकर आइएगा, उसमें देखिएगा छोटे छोटे सूक्ष्म रंध्र होते हैं। सूक्ष्म रंध्र मीन्स छोटे छोटे, आपको एक बहुत आप नज़दीक से जब देखेंगे तो उसमें आपको गोल गोल कुछ दिखाई देगा। वो रंध्र या फिर छोटे छोटे छेद दिखाई देंगे। वो वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करते हैं। उसमें क्या होता है, उस रंध्र में क्या होता है, वायु में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उस रंध्र में पहुंच जाती है। पत्ती की सतह पर जो छोटे छोटे रंध्र होते हैं वो वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवेश करवाते हैं। अब यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। रंध्र किसे कहते हैं, ये थोड़ा सा इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा, द्वार कोशिकाएं मीन्स यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स में डिस्क्राइब किया है कोशिकाओं के बारे में। तो हम कोशिकाओं के बारे में पहले पढ़ लेते कि एटलीस्ट कोशिकाएं होती क्या है, देन हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, जैसे इमारतों को बनाने के लिए ईंट की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार सजीवों का जो शरीर है वो सूक्ष्म इकाइयों से बनता है, छोटी छोटी इकाइयों से बनता है, ठीक है, जो कोशिका कहलाती है। अब कोशिका, यहाँ पे द्वार कोशिका शब्द आया था, तो ये द्वार कोशिकाएं जो है वो यही है। कोशिका मीन्स जो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है वो कोशिकाएं होती है। तो द्वार कोशिका का मतलब यही कि कोशिकाओं का जो मुख होगा या दरवाज़ा बोल सकते हैं, तो वहाँ से ये रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम आप देखिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये कोशिकाएं होती हैं, ये जो ये शेप बना हुआ है, ये थोड़ा एक अलग सा शेप बना है, ये अलग अलग शेप बने हुए हैं, ये कोशिकाएं हैं। ये जो बाउंड्री दिखाई दे रहा है इसको कहेंगे द्वार कोशिकाएं। और ये जो झिल्ली जैसा दिखाई दे रहा है ये होता है हमारा कोशिका झिल्ली। अब उसके अंदर जो डॉट डॉट बारीक छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं वो द्रव, मतलब किसी तरल पदार्थ को दर्शा रहे हैं, मतलब तो उसे क्या कहा जाएगा, कोशिका द्रव्य। और बीच में जो गोल गोल नज़र आ रहे हैं ये केंद्रक कहलाते हैं, क्योंकि वो बीच में स्थित है, उनके सेंटर पॉइंट में है, इसीलिए उन्हें केंद्रक कहा गया है। अब आगे इसमें ये बताया कि कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं हम। अब इतनी छोटी छोटी होती है कि हम ऐसे देख नहीं सकते, उनको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखना होता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है। अब इसका थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया है कि वो किस तरह से दिखाई देती है। तो एक पतली सी बाह्य संरचना होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है जो केंद्रक कहलाता है। इसके चारों ओर जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये जो अंदर उसमें दिया गया है अंदर की तरफ, ये द्रव्य जो है वो थोड़ा जेली टाइप का द्रव्य है जिसे कोशिका द्रव्य कहा गया है। द्रव्य मीन्स तरल पदार्थ होता है। तो तरल पदार्थ जो अंदर की तरफ दिया गया है जेली जैसा, उसे कोशिका द्रव्य कहेंगे। ये कोशिका हो गई पूरी, ठीक है, कोशिका झिल्ली हो गई। ये बाहर, मतलब जो एक समझिए आप, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको कि ये जो बना हुआ है ये कोशिका होती है और कोशिका झिल्ली मीन्स,
और जो उसके अंदर द्रव्य भरा है वो कोशिका द्रव्य होगा, और जो सेंटर में छोटे छोटे पॉइंट दिखाई दे रहे हैं होल जैसे, वो हो जाएगा आपका केंद्रक। नाउ हम यहाँ आते हैं, यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। अब ये रंध्र जो पीछे हमने पत्तियों में रंध्र या छोटे छोटे छेद के बारे में पढ़े थे, वो रंध्र किससे घिरे होते हैं? कोशिकाओं द्वारा, मतलब इन कोशिकाओं के द्वारा वो घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहा जाता है। जो इन छोटे छोटे द्वार कोशिकाओं से घिरे होते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं। आगे पढ़ते हैं, जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। जल एवं खनिज, जो जल और खनिज है वो वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाया जाता है। वाहिका मीन्स ये नली, जो बताया था मैंने कि जड़ के थ्रू यहाँ नली के होते हुए पत्तियों तक पहुँचा दिया जाता है। अब आगे है, ये वाहिकाएं नली के समान होती है। ये देखिए, ये जो है थोड़ा इसको नली जैसा उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया है कि ये नली की तरह दिखाई दे रहा है। तथा जड़ तना शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है, जो कि जड़ से शुरू होता है, उसमें तना भी होता है, शाखाएं होती है, पत्तियां होती है, सब होता है। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप आगे क्लास 11th में पढ़ेंगे। अब पहेली क्या जानना चाह रही है कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता है कि वे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती है परंतु पादप के दूसरे भाग नहीं। अब पत्तियों में ही ऐसा क्यों होता है? दूसरे पादप मतलब पेड़ के दूसरे पार्ट में ऐसा क्यों नहीं होता? मतलब फूल से क्यों नहीं होता, या फिर पत्ती के अलावा उसमें और कलियाँ होती है या शाखाएँ होती है, उनसे क्यों नहीं होता? तो इसका रीज़न ये है कि पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, एक हरा वर्णक होता है, मीन्स पत्तियाँ जो होती है हमेशा हरी दिखाई देती है। जो अच्छी पत्तियाँ मतलब जैसे कोई इंसान बहुत खिला सा दिखता है, मतलब उसमें बहुत अच्छा पोषक तत्व है तभी वो इतना अच्छा दिख रहा है। उसी तरह पत्तियाँ हरी भरी कब दिखाई देती है? जब उसमें हरा वर्णक होता है। तो उस वर्णक को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल कहाँ से मिलता है? अब हमें ये देखते हैं आगे। क्लोरोफिल जो होता है सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। सूर्य के प्रकाश से हमें क्लोरोफिल मिलता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। अब क्या करता है? पत्ती की सहायता करता है। देखो इसमें लिखा है कि पत्ती की सहायता से मीन्स जो सूर्य का ऊर्जा उन्होंने ग्रहण किया है वो पत्ती की सहायता से ही। क्लोरोफिल जो है क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। क्लोरोफिल जो है सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में, क्लोरोफिल का काम क्या होता है कि जो सूर्य का प्रकाश है उसे संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। मीन्स वो इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। अब इस ऊर्जा का उपयोग, वो ऊर्जा तो उसने ग्रहण कर ली, अब उस ऊर्जा का वो करेगा क्या? उस ऊर्जा से वो जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में यूज़ करता है उसका, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। इसीलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल जो है सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है और प्रकाश संश्लेषण करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। एक पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या क्या ज़रूरी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है, सबसे पहले तो सूर्य का प्रकाश ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है, जल ज़रूरी है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। ये तीन आपको याद रखना होगा, इम्पॉर्टेंट होगा। सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये तीन प्रोसेस जो होती है, जैसे इस डायग्राम में यहाँ बताया गया है 1.3 में कि ये जो पौधा है ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार कर रहा है। ठीक है, बिना सूर्य की उपस्थिति में वो अपना भोजन तैयार नहीं कर पाएगा। सूर्य की उपस्थिति में सौर ऊर्जा देके, सौर ऊर्जा मीन्स सूर्य की ऊर्जा ये मिल रही है उसको सीधे पत्तियों में। अब जो
अपने आसपास हमारे परिवेश में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और जो जल है, जल तो उसे इस मिट्टी से मिल जाएगा या फिर जब बारिश होगी तभी मिल जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा उसे, वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं पेड़ पौधे, और ये एरो देखो बाहर की तरफ जा रहा है, मीन्स ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं जो हमारे लिए आवश्यक होता है, जीव जंतुओं के लिए आवश्यक होता है। तो इस तरह से पौधा अपना भोजन तैयार करता है सूर्य की स्थिति में, सूर्य के प्रकाश की स्थिति में। इसे ही कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। और जो पत्तियों के हरा होने का कारण क्या होता है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो इसका कारण होता है क्लोरोफिल, जो कि उस पत्ती में मौजूद होता है। और क्लोरोफिल क्या कर रहा है? क्लोरोफिल कर रहा है सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को संग्रहण कर रहा है। क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल पत्तियाँ हरी होती है क्लोरोफिल की वजह से। अब क्लोरोफिल का काम क्या है? उसका काम ये है कि सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करता है और उसे पत्तियों की सहायता करता है। हाँ, नेक्स्ट है हमारा, सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। हम कहाँ थे? यहाँ पर। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है, ठीक है। पत्तियों द्वारा और सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है। जैसा कि अभी हमने देखा, पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। मतलब पादप में या पेड़ में या पत्तियों में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है, उसका भोजन संचित हो जाता है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। जो सभी जीव है वो सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। सभी जीवों के लिए सूर्य का, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कोई भी जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो या मानव जाति हो, उन्हें सूर्य की ऊर्जा की आवश्यकता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? तो क्या आप लोग सोच पा रहे हैं, अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या क्या चीज़ें नहीं होगी? ओके, आई विल डिफाइन यू, ठीक है। देखिए, सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण अगर नहीं होता है तो पेड़ पौधों को भोजन नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर पेड़ पौधों को भोजन नहीं मिल रहे हैं तो जो हम जीव जंतु और मानव जाति जो है वो उसी पर तो डिपेंड है। जब पेड़ पौधों को ही भोजन नहीं मिल रहा है तो वो हमें कहाँ से भोजन देगा? या फिर जो वो ऑक्सीजन छोड़ता है, पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो हमें कैसे मिलेगी? वो हमें नहीं मिलेगी तो फिर हम भी जीवित नहीं रह पाएंगे। इसीलिए सूर्य की ऊर्जा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। और हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के बिना भी आगे नहीं हो सकता कुछ। प्रकाश संश्लेषण ना होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है, जैसा अभी मैंने आपको एक इजी लैंग्वेज में समझाया। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन, देखिए परम ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है, जो हमें नहीं मिल पाएगी। पृथ्वी पर जीवन की कल्पना ही असंभव है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। इस प्रक्रम को समीकरण दिया गया है, उससे समझाया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है पेड़ पर, किसी पौधे पर, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल की जो उपस्थिति होती है सूर्य के प्रकाश से होते हुए क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट बनाया और प्लस ऑक्सीजन, उसने ऑक्सीजन रिलीज़ की। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में सूर्य का प्रकाश जो है वो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, रिलीज़ करना मीन्स निर्मुक्त होना। कार्बोहाइड्रेट अतः पत्तियों में मंड या स्टार्च के रूप में संचित हो जाते हैं। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है, ठीक है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। अब स्टार्च क्या होता है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है। जो यहाँ कार्बोहाइड्रेट बन रहा था वो कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक तरह का स्टार्च है। यहाँ पर कुछ डायग्राम दिए गए हैं। ए में पत्ती है, जो कि पत्तियों का इस तरह से दिखाया गया है कि रंध्र, अभी जो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे रंध्र, वही रंध्र यहाँ पर उन्होंने एक उसका डायग्राम बताया है
जो कि इस तरह से दिखाई देता है रंध्र पत्तियों में, और जो हमें इस तरह से इजीली नहीं दिख पाता है, सूक्ष्मदर्शी से हम देख सकते हैं उसे। ये होती है द्वार कोशिकाएं। किसकी? ये पत्तियों के बारे में ही बताया जा रहा है। पत्ती की काट है, ये देखिए लिखा है पत्ती की काट। पत्ती को काट के इस तरह से अंदर उसमें इस तरह से कुछ संरचना है जो आपको दिखाया गया है। ये ग्रीन ग्रीन जो पार्ट है वो सारा क्लोरोफिल है, और द्वार कोशिकाएं मीन्स जो एकदम यहाँ एंड में दिखाया जा रहा है, ये द्वार कोशिकाएं होती है, और ये है रंध्र अंदर की तरफ। तो दोस्तों आज के लिए ये वीडियो यहीं तक लेंदी हो रहा है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा, और आप लोग मेरा वीडियो इसी तरह से देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपको अगर मेरी कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है तो आप मुझे नीचे बॉक्स में लिख सकते हैं, और उसमें आप अपने क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं। आगे के लिए मेरी वीडियो इस तरह से आप देखते रहिए। क्रियाकलाप 1.1 आगे हम पढ़ेंगे इसी तरह से, और मैं आपको हमेशा इसी तरह छोटे छोटे जो वर्ड्स कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स होते हैं, मैं उन्हें बहुत ही इजीली आपको बता दूंगी, ताकि आप उस चीज़ को बहुत इजीली लें और आप अपने आसपास से ही कनेक्ट करके उसको पढ़ सकें, और आपको हमेशा के लिए वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाए, फिट हो जाए, ताकि क्योंकि आप जब समझ पाएंगे तो आप दूसरों को समझा पाएंगे। ये मेरा मानना है, इसीलिए मैंने ये वीडियो खासकर आप लोगों के लिए ही बनाया है, साइंस स्टूडेंट्स के लिए, जिन्हें ये साइंस के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है समझ नहीं आ पाते हैं। तो मैंने इसमें कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच।